और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। टमाटर की खबरें किसी न किसी तरह सुर्खियां बन रही हैं। टमाटर की बढ़ती कीमत के बीच अब ये झारखंड से अलग वजह को लेकर चर्चा में आया। दरअसल झारखंड के गुमला में चोरों पर 50 किलो से ज्यादा का टमाटर चोरी करने का आरोप लगा। इसके लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया गया कि चोरों ने सब्जी मंडी में कई दुकानों के ताले तोड़कर ये चोरी की। टमाटर के अलावा चोर 10 किलो अदरक और करीब 2 लाख की वेट मशीन और दूसरी चीजें भी उड़ा ले गए। महाराष्ट्र में अभी से गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। कोल्हापुर में गणपति की 12 फीट ऊंची मूर्ति मुंबई से लाई गई। इस दौरान वहां गणेश जी का जोरदार स्वागत किया गया। कई भक्त वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरक उठे। इस गणेश प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के दिन रंकलावेश गोल सर्कल के मंडप में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस थाने में रामायण पाठ करवाया गया। इसमें पुलिस वालों के अलावा फरियादी भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर कन्या भोज भी रखा गया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। रामायण पाठ के दौरान पूरा थाना भक्तिभाव में डूबा नजर आया। इस थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर आकाश सिंह राजपूत ने बताया कि लोगों और पुलिस के बीच दूरी कम करने के मकसद से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के सामने अपनी बात खुलकर रख पाते हैं। हरियाणा के करनाल में विंटेज कार का एग्जीबिशन लगाया गया। यह कारें दिल्ली से यहां पहुंची। इस दौरान पुरानी कारों के शौकीन बड़ी संख्या में देखने पहुंचे। विंटेज कारों का जमाना भले ही बीत गया हो, लेकिन आज भी ये शाही एहसास करवाती हैं। इनका स्टाइल और डिजाइन लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में जब इन विंटेज कारों का काफिला करनाल पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस रैली में हिस्सा लेने वाले लोग भी काफी खुश दिखाई दिए। इस रैली में 1937 की रोल्स रॉयस समेत कई पुरानी और महंगी कारें शामिल रहीं। इनमें कई राजघरानों की गाड़ियां भी हिस्सा लेने पहुंची। ये विंटेज कार रैली पिछले 22 वर्षों से निकाली जा रही है। राजस्थान की पाली में गांव की महिलाओं में कबड्डी के लिए जबरदस्त जुनून देखने को मिला। वो पारंपरिक ग्रामीण वेशभूषा में कबड्डी खेलती नजर आई। पाली में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का शुभारंभ हुआ है, जिसमें गांव की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकारी स्कूलों की परीक्षा में नकल से जुड़ी है। नकल भी ऐसी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सोचिए कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक स्कूल के सभी बच्चे किसी एक सवाल का एक ही जवाब दें। यानी एक बच्चे का जवाब अगर ए है तो सभी का जवाब ए हो। लेकिन ऐसा हुआ है। ये गोलमाल हुआ है राजस्थान की एक परीक्षा में। हालांकि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर से ऐसी धांधली पकड़ में भी आ गई। बहरहाल मामला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। मुन्ना भाई ने क्या दिमाग चलाया, अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बिठाया और एंट्रेंस टेस्ट में टॉप करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। बेशक ये कहानी फिल्म की है, लेकिन हकीकत में भी ऐसे कारनामे होते हैं। परीक्षा में नकल करने के ऐसे ऐसे तरीके निकाले जाते हैं कि किसी को यकीन ना आए। राजस्थान का ही मामला देख लीजिए। वहाँ सरकारी स्कूलों में हुई एक परीक्षा का जब नतीजा आया तो देखने वाले चौंक गए, क्योंकि सामने आया कि एक स्कूल के सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया था। मसलन पूरे स्कूल ने सवाल नंबर 1 का आंसर ए दिया और सवाल 2 का आंसर बी। कोई भी समझ सकता है कि ये बगैर नकल के मुमकिन नहीं, लेकिन ये गड़बड़ी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर ने फट से पकड़ ली। इस मामले में शिक्षा बोर्ड जांच कर रहा है, लेकिन मामला बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है।
इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों का स्टैंडर्ड जानने के लिए हर साल 3 एग्जाम होते हैं। इस बार एग्जाम में राज्य भर से 8वीं तक के करीब 45 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, लेकिन 33 जिलों के 262 स्कूलों में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। इनमें किसी एक स्कूल में किसी एक सवाल का जवाब हर बच्चे ने एक जैसा दिया है, यानी एक सवाल का उत्तर अगर किसी एक बच्चे ने ए दिया है तो सभी बच्चों का उत्तर ए है। माना जा रहा है कि इन स्कूलों में टीचर्स ने ही बच्चों को नकल कराई। दिलचस्प बात यह है कि नकल करवाने के लिए जो उत्तर बताए गए वो भी गलत निकले। जब ये गड़बड़ घोटाला सामने आया तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हंगामा मचना लाजमी था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि एक स्कूल के 100 से 200 छात्र बिना नकल किए एक जैसा जवाब दें। असल में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों के लिए RKS MBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम प्रोग्राम की शुरुआत पिछले साल की गई थी। इसका मकसद बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड जानना है, ताकि कमजोर बच्चों पर टीचर ज्यादा ध्यान दे। साल में 3 बार होने वाले एग्जाम में मल्टीपल चॉइस वाले सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों को वर्कशीट पर ABCD में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, लेकिन लगता है कि टीचर्स ने बच्चों को उत्तर बताए और सभी ने उसकी नकल की। विडंबना ये है कि नकल के बावजूद ज्यादातर के उत्तर गलत निकले। ये चोरी AI की वजह से पकड़ी गई, क्योंकि RKS MBK एग्जाम के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये सॉफ्टवेयर टीचर्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और एग्जाम होने के बाद कॉपी स्कैन करके सबमिट कर देते हैं। इसके बाद रिजल्ट भी NIC ही जारी करता है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर AI पर काम करता है तो हर स्कूल का अलग अलग डेटा तैयार किया गया। जब डेटा फिल्टर होकर शिक्षा विभाग के पास पहुंचा, नकल का खुलासा हो गया। एनालिसिस में हमने देखा कि 250 प्लस जो स्कूल्स हैं वहां पर 1 और 2 टेस्ट के अंदर एक सिमिलर पैटर्न देखा गया, जिसमें बच्चों ने एक ही तरह के जो है वो सवाल जो है कि रिप्लाई दिए गए थे। तो उसके आधार पर हमने संबंधित संस्था प्रधान को लिखा है कि भाई आप क्लेरिफाई करें ये पैटर्न्स किस कारण से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसमें हो सकता है कि वहाँ नकल की संभावना रही हो, लेकिन प्राइमा फेसी हमने AI बेस्ड जो पैटर्न निकल के आया है उसके आधार पर अभी हमने क्लेरिफिकेशन मांगा है। ये कारनामा देखते हुए स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस दिया गया। जो टीचर नकल के लिए जिम्मेदार पाए गए उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसी नकल या गड़बड़ी फिर ना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। परीक्षा में नकल पर नकेल कसने में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे और कितना कारगर हो सकता है, इसे हमने समझा साइबर एक्सपर्ट अश्विनी दुबे से। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाधान के डिजाइन, विकास, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, अदालत में कैसे तर्कों को और कैसी अदालती कार्यवाही को उसमें लिखा जाएगा और किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है, डे टू डे हियरिंग में, डे टू डे केसेस के बेसिस पर कैसे रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, कैसे डाटा कलेक्ट करने के लिए उस पर कार्य करता है। तो अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश में एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या, ये प्योरली रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी है, ब्रेन थ्योरी है, सेल्फ कॉन्शियस है और ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया एक इंटेलिजेंस है। अभी जिस तरीके से राजस्थान की घटना आई जिसमें दर्जनों स्कूलों में जो नकल हुई, नकल का भंडाफोड़ हुआ, तो जो नकल करवाने वाले लोग थे उनका जो नेक्सस काम कर रहा था वो पकड़ में, ये तभी संभव हो सका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वरना ये किस लेवल पर चलता रहता किसी को पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक जैसे आंसर सारे विद्यालयों में, सारे जगहों पर
सारे विद्यार्थियों ने दिया। तो ये सब साबित करता है कि जो एक प्लान्ड वे में लोग जो मिसयूज कर रहे हैं मैकेनिज्म का, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो उपकरण हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, वो तकनीकी व्यवस्थाएं उनको एक्सपोज भी कर रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। इसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पंसाकर जोशी शामिल हैं। ये कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेंगी। ये समिति खासतौर पर महिलाओं से जुड़े अपराधों, मानवीय मुद्दों और सुविधा की निगरानी करेंगी। वहीं इस बीच अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि हम सभी शांति बहाली चाहते हैं। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। बीजेपी ने सदन में बोलते हुए इस बिल को जरूरी करार दिया। वहीं इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सरकार का पक्ष रखा और केंद्र सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लाल कृष्ण आडवाणी का भी अपमान है, जिन्होंने दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन किया था। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है। ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया को आगरा की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट से दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। अगर ये सजा बरकरार रहती तो कठेरिया का सांसद पद जा सकता था। वहीं रामाशंकर कठेरिया की पत्नी डॉक्टर मृदुला कठेरिया ने कोर्ट से मिली राहत के बाद अपने समर्थकों के साथ नाच गाकर जश्न मनाया। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की एक उड़ान में अचानक एसी बंद हो गया। ये फ्लाइट चंडीगढ़ से जयपुर जा रही थी। इसमें जैसे ही ये एसी बंद हुआ तो यात्री पसीना पसीना होने लगे। फिर उन्हें एयर होस्टेस की तरफ से टिश्यू पेपर बांटे गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि 1 घंटे 22 मिनट के सफर में यात्रियों को बिना एसी के ही सफर करना पड़ा। बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी पूछा कि इस पर रोक लगवाने की जल्दी क्या है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते 14 अगस्त को होगी। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा का ट्रायल हुआ। इस दौरान ड्रोन से ब्लड कंपोनेंट कोटद्वार भेजने का ट्रायल किया गया। ये सेवा पहाड़ों में काफी मददगार होगी। इससे कई ब्लड सैंपल और दवाइयां भी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेंगी। इससे समय की भी काफी बचत होगी। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर लंदन में भारतीय मूल की कुछ महिलाओं ने साड़ी वॉकथॉन में हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय गानों में उनके डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोई महिला हरी साड़ी में नजर आई तो कोई लाल साड़ी में। इतना ही नहीं, महिलाओं ने भारत के अलग अलग देसी अंदाज में ये साड़ी पहनी हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल और बढ़ गई। उन्हें तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद अब वहां के चुनाव आयोग ने एक और कड़ा फैसला लिया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। तुर्की के एजुर्रम इलाके में तेज आंधी आने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें एक फल वाला आंधी में उड़ता नजर आया। दरअसल जब ये फल वाला अपने ठेले को ढकने के लिए बड़ा छाता लगा रहा था तो ये छाता हवा से तेज घूम रहा था। फिर इसके घुमाव में ये फल वाला भी लिपट गया और कुछ दूर जाकर गिर गया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई और जब वो लोकसभा पहुंचे तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों में गजब का जोश नजर आया। हालांकि राहुल ने आज संसद परिसर में या सदन में कुछ नहीं कहा, लेकिन चर्चा है कि कल यानी कि मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वो बहस की शुरुआत कर सकते हैं।
संसदी बहाल हुई तो 135 दिन बाद राहुल लोकसभा पहुंचे और जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। संसद के चौखट पर राहुल का स्वागत करने के लिए कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के सांसद खड़े थे। नारेबाजी के साथ विपक्ष की नई मोर्चाबंदी यानी इंडिया की एकता का संदेश दिया गया। पूरी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हम सब के लिए एक ऊर्जा मिली है। राहुल गांधी का इतना क्या बड़ा अपराध था कि उनको लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी। आपके मन में डर है कि ये व्यक्ति अगर सदन में रहेगा तो सवाल पूछता रहेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी जी आए हैं, अब लड़ाई में जोर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है और दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। तो इसलिए कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में। इसमें स्वाभाविक था कि जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा। जो विपक्ष के सांसदों से मिलने के बाद राहुल संसद भवन में मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति की ओर बढ़े, वहां फूल चढ़ाया और हाथ जोड़े। हालांकि इस दौरान जो बात काबिले गौर थी वो थी राहुल की चुप्पी। मीडिया सवाल करती रही लेकिन राहुल मौन रहे। वैसे भी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अभी तक उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। राहुल सदन में पहुंचे तो वहां भी हंगामे की वजह से बोलने जैसा माहौल नहीं था। हाँ, लेकिन संसद में उनकी वापसी के साथ बीजेपी हमले के लिए जरूर तैयार थी। मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर चीन से फंड लेने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। लोकसभा में तो सवाल उठे ही, बाहर भी बीजेपी ने राहुल को निशाने पर लिया कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। This is rubbish. The BJP's ridiculous argument that anybody who's against them is anti-India is a ridiculous argument which everybody rejects, and even they know the ridiculousness of their own argument. मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से इस बहस की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि राहुल की रणनीति सरकार पर जोरदार हमले की हो और शायद इसलिए वो आज भी मौन रहे। लेकिन साथ ही एक बात तय है कि बीजेपी भी न्यूज क्लिक के मामले में राहुल को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 65,953 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 80 अंकों पर चढ़ा। निफ्टी 19,597 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट रही।
दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोना 100 रुपए फिसला। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,200 रुपए हुई। चांदी की कीमत में भी 200 रुपए की गिरावट आई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,800 रुपए हुई। खबर है कि टाटा जल्द ही एयर इंडिया की रीब्रांडिंग कर सकता है। इस दौरान विमानों के लुक पर भी काम होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बारे में 10 अगस्त को कंपनी की ओर से बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि एयर इंडिया की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सेबी ने अब तक सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को करीब 138 करोड़ रुपए वापस कर दिए। सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी दी। सेबी ने बताया कि उसने इस साल 31 मार्च तक लगभग 17,500 आवेदनों को क्लियर करते हुए निवेशकों को ब्याज समेत ये रकम लौटा दी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उन्नत भारत योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अब बदल रही है और इस योजना के तहत दिल्ली आईआईटी के छात्रों ने 2017 में हरिद्वार के 5 गांवों को गोद लिया। इन गांवों की बंजर भूमि पर छात्रों की रिसर्च और नई तकनीक की मदद से अब लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। साथ ही इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थान से जोड़ने की मुहिम भी अब जोर पकड़ रही है। ये गंगा का किनारा है और लहलहाते हरे भरे खेत जो कुछ सालों तक बंजर हुआ करते थे, लेकिन आज आईआईटी दिल्ली के छात्रों की सोच और किसानों की मेहनत की बदौलत इस पूरे इलाके में हरियाली है। उन्नत भारत योजना के तहत आईआईटी दिल्ली के छात्रों की पहल पर आज उत्तराखंड का गैंडी खाता इलाका विकास के पथ पर दौड़ रहा है। यहाँ के किसान बंजर भूमि पर नई तकनीक के जरिए लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। हरिद्वार में पड़ने वाले गैंडी खाता के 5 गांवों के विकास की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने अपने कंधों पर उठा रखी है। हम लोगों ने प्रोफेसर नायक आईआईटी दिल्ली के हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे हम लोग लेमन ग्रास की खेती प्रारंभ की, उन्होंने सजेस्ट किया और हम लोगों ने लेमन ग्रास फार्मर्स को बताए, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग किए। अब इस इलाके में लेमन ग्रास की खेती के बाद किसानों को न सिर्फ जंगली जानवरों से छुटकारा मिला, बल्कि किसान उन्नत भारत योजना से जुड़कर अपनी आय को भी बढ़ाते जा रहे हैं। एक स्कीम आई सहकारिता विभाग से संकुल के हिसाब से जुड़े जी हम, उस स्कीम के तहत ये लेमन ग्रास लगाई गई जी। इस लेमन ग्रास लगाने से हम किसानों को बहुत फायदा हुआ जी। गैंडी खाता इलाके में लेमन ग्रास की खेती के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने नई तकनीक के साथ इस इलाके में एक मशरूम प्लांट भी शुरू करा है। पहले घर में खेती बाड़ी भी है पर इतना नहीं, लेकिन जब से रोजगार आया है तब से हमें काफी फायदा हुआ है इन चीजों से। उन्नत भारत योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड समेत देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लिए उन्नत भारत योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस योजना से अब इन इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। अगर कोई बच्चा हरिद्वार जैसे गांव में रह रहा है और वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो आगे कैसे 12वीं के बाद आईआईटी में जा सकता है, इसकी जानकारी जो है आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स यहाँ पे हरिद्वार में बच्चों को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले से जुड़ा है। काफी नानुकुर के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम भारत भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने अपनी टीम को भारत दौरे पर जाने के लिए मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वो खेल और राजनीति को एक साथ मिलाना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने अपनी टीम को भारत दौरे के लिए इजाजत देते हुए उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत में पूरी सुरक्षा मिलेगी। पाकिस्तान की टीम भारत में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने भारत आएगी। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार के बाद पाकिस्तान भी अपनी टीम भारत नहीं भेजने पर विवाद खड़ा कर रहा था।
हालांकि अब पाकिस्तान सरकार की मंजूरी के बाद क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान को कुल 9 मैच खेलने हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के बीच 15 अक्टूबर को मुकाबला होना था, जो नवरात्र के कारण अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान ने आखिरी बार साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने के बाद साल 2012-13 से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई। साल 2007 में भारत में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी। फिलहाल अब सबको इंतजार है 14 अक्टूबर का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हमने अहमदाबाद में कुछ क्रिकेट प्रेमियों से इस मुकाबले को लेकर बात की, सुनिए क्या कहना है उनका। कितना उत्साह रहेगा, क्योंकि 1 लाख की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होगा, कितनी बड़ी बात है और कितना एंथुसियाज्म देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे टूर्नामेंट ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच इधर हो रहा है। मतलब बहुत लोग एक्साइटेड है मैच देखने के लिए, ऑलमोस्ट सब लोगों को देखना है, बट टिकट्स का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो वो एक वो हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है कि मैच देखने का चांस नहीं मिल सकता। बट जितना हो सके सब लोग इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत यहाँ पे आने वाले हैं बाहर से भी। इच्छा तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान की मैच में रहती है, और जो मतलब मोटेरा में होने वाली है तो हमको इजी भी रहेगा जाने के लिए, और बहुत मतलब एंजॉयमेंट रहेगी मैच में और सब इजी रहेगा। सबके लिए महत्वपूर्ण तो रहेगा ही, अच्छे प्लेयर्स भी है, सपोर्ट भी करेंगे सब इंडियन टीम को, ज्यादा से ज्यादा इंडियन टीम को ही सपोर्ट करेंगे सब। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, देखते हैं कौन जीतता है बाद में। दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी लगता है? ऑब्वियस है इंडियन फैंस को इंडिया ही, पर बीइंग अ क्रिकेटर कौन सी टीम ज्यादा अच्छी लग रही है? होम स्टेडियम रहेगा तो इंडिया का चांसेस भी ज्यादा रहेगा, तो फिर पाकिस्तान को थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा अगर, लेकिन हम तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि इंडिया ही जीते। मेन तो इंडिया से तो विराट कोहली पे ही सबकी नजर रहेगी, लेकिन अभी गेम जीतना हो तो ऑलराउंडर की जरूरत रहेगी, तो जडेजा और हार्दिक का भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। इंडिया का ही पलड़ा भारी रहेगा, जैसे बोला होम स्टेडियम है तो लाइक ज्यादा फैंस उनको सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया का कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा पाकिस्तान के मुकाबले, तो इंडिया को ही ज्यादा रहेगा। किस प्लेयर्स पे नजर रहेंगी, कौन से प्लेयर्स मानते हैं कि गेम चेंजर रहेंगे? बॉलिंग में अगर फिट रहे तो जसप्रीत बुमराह बहुत ऐसे गेम चेंजिंग हो सकते हैं। कौन से प्लेयर्स पे नजर रहेगी, आप क्या मानते हैं कौन से प्लेयर्स की प्लेयर्स रहेंगी इस मैच में? पाकिस्तान से तो मेरे को शाहिन शाह अफरीदी लग रहा है और हारिस रऊफ, ये दो खेल सकते हैं अच्छा। भारत से मोहम्मद सिराज, वो सब जो भी फास्ट बॉलर्स है अच्छे। मतलब फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा डिपेंड रहेगा क्यों? और टर्निंग विकेट है, उसके कारण टर्न भी ज्यादा मिलेगा, तो स्पिनर्स भी रहेंगे उसमें। भारत स्ट्रांग क्यों लग रहा है, कौन सी वजह रहेगी? बैटिंग या फिर बॉलिंग की वजह से, या फिर जो टीम है वो काफी कैपेबल है? टीम बैलेंस्ड है, दोनों सब फॉर्म में आए हैं, विराट कोहली फॉर्म में आए हैं। युवा क्रिकेटर्स जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारत का पलड़ा एक तो होम ग्राउंड है, इंडिया में मैच खेला जा रहा है, और साथ ही सबसे बड़ी चीज है भारत की बैटिंग लाइन सबसे स्ट्रांग है, तो उसका फायदा जो है भारत को मिलेगा। पर ऑलराउंडर्स पे भी नजर रहेगी, चाहे पाकिस्तान के प्लेयर्स हों या भारत के, दोनों की टीम जो है बैलेंस है, पर भारत में मुकाबला होने जा रहा है, तो उसकी वजह से टीम इंडिया को जो है यहाँ पे एज रहेगा। देखना होगा कि कितनी बड़ी टक्कर और कैसी टक्कर यहाँ पे होगी। सैमसंग ने अपने ग्राहकों को दिया है तोहफा, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल का लिए। लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया। इससे पहले 3 अगस्त को सदन में ये बिल पेश किया गया था। इस बिल में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी की ओर से यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है और कंपनी की ओर से ये नियम तोड़ा जाता है, तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सैमसंग ने अपने यूजर्स को एक और तोहफा दिया। भारत में सैमसंग गैलेक्सी F34 5G को लॉन्च कर दिया गया। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है। साथ ही इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 18,999 रुपए होगी। अमेरिकी कंपनी एक्स के मालिक एलन मस्क ने मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग के साथ फाइट की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे होने वाली आय दान की जाएगी। और न्यूज पथ के सफर में आगे पब्लिक होर्डिंग पर कश्मीर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के मुताबिक कश्मीर में इस साल पहले 5 महीनों में 18,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी घूमने आ चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में लगभग 10,000 सैलानी आए थे। इस साल अब तक आए विदेशी सैलानियों की ये संख्या पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यही नहीं, इस साल पहले 5 महीनों में आए सैलानियों की तादाद पिछले साल भर में आए टूरिस्ट से भी ज्यादा है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होने की वजह से घाटी में आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। कश्मीर घूमने आए इन विदेशी यात्रियों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा इटली, स्पेन, यूके और अमेरिका के नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक कुछ दशक पहले दुनिया भर में कश्मीर की पहचान टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स के तौर पर भी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से कश्मीर दुनिया भर के सैलानियों के बीच टॉप टूरिस्ट स्पॉट बनकर सामने आएगा। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।